तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो हमारी 2021 का जो नवोदय का पेपर आया था उस पर बेस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। शुरू करते हैं प्रश्न। पहला जो खंड है वो है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें आपको पहले 4 प्रश्न में एक ऑड वन आउट आपको निकालना है, एक ऐसा चित्र जो अन्य से भिन्न है। तो पहले चित्र में अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल की जो टिप है यहाँ देखिए अंदर है, बट यहाँ पर ये बाहर की ओर है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं टीआईसी है, इसमें टेक है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया है ई। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखते हैं तो यहाँ संख्या 3 है, यहाँ 3 है, 4 4 और यहाँ 2 2, बट यहाँ पर एक तरफ 4 है एक तरफ 3 है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो PQRS इस डायरेक्शन में है, घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ भी इस डायरेक्शन में है, यहाँ भी इस डायरेक्शन में है, बट अगर यहाँ देखें तो ये घड़ी की दिशा में, तो ये दिशा विपरीत है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके जो 5 से 8 क्वेश्चन है उनमें से एक चित्र जो है इस दिए गए चित्र के समान होगा, वो आपने ढूंढना है। तो क्वेश्चन 5 की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन आता है सी। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन आ रहा है सी। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं तो हमारी फिगर मिलती है ऑप्शन डी से। नेक्स्ट आपका 9 से 12 क्वेश्चन में आपको सीरीज जो है वो पूरी करनी है। तो यहाँ पे अगर हम डाल के देखते हैं इस तरह से तो हमारा ऑप्शन आ जाता है सी। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो अगर हम स्ट्रेट लाइन डालते हैं इस तरह से और ऐसे पूरी करते हैं तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगर मैं 11th की बात करूं तो 11th का आएगा हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर अगर हम बना के देखते हैं और यहाँ इसके अंदर गोले डालते हैं तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 से 16 में हमें पैटर्न को पूरा करना है। तो ये देखिए यहाँ ऐसे टर्न हो रहा है और फिर उसके बाद ये टर्न लिया है इसने 90 डिग्री का, फिर अगेन 90 डिग्री का। तो नेक्स्ट टर्न किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए इसकी पोजीशन ऐसे 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 है, तो अगली वाले की ऐसे आएगी। पैटर्न भी देख लेते हैं। इसमें जो है वो वर्टिकल लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन्स आएंगी और यहाँ पर 1 है 2 है, तो अगले में 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 2 3, तो हमारी आ जाएंगी 4, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हम गिनते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हमारी ऊपर की लाइन है वो नीचे चली गई है, फिर बीच में आ गई है, तो नेक्स्ट में ऊपर की ओर आएगी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। और इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए ट्रायंगल वाली जो एरो है ये यहाँ पर है, सेकंड नंबर पे, फिर फर्स्ट पर है, फिर नीचे है। तो अगली फिगर में ये बीच में आएगा, तो हमारे यहाँ पर ये सेंटर में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अगले जो 4 क्वेश्चन होंगे वो रिलेशनशिप पर होंगे। जो रिलेशनशिप इसके साथ है ऐसी रिलेशनशिप हमें यहाँ दिखानी है। तो यहाँ अगर एक ई दे रखा है तो हमारा अगले में क्या आ जाएगा? कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ अगर हम रिलेशन देखते हैं तो ये निशान जो है वो रिवर्स हो गए हैं और ये भी निशान रिवर्स हो गए हैं। बस हमने क्या करना है, ये जो सर्कल है वो इस तरफ हो जाएगा, वो इधर चला जाएगा, और ये निशान ऊपर की ओर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 19 पे। यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 लाइनें हैं, उसके बाद एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हो गई है और हमारे 16 सर्कल बन गए क्योंकि आसपास सर्कल है। तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारी फिगर ऐसे बन जाएगी और यहाँ पर यहाँ मिला के टोटल 16 स्क्वायर बन जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो हमारी जो आउटर एक्सटर्नल जो फिगर्स हैं वो आउट हो गई हैं और अंदर की लाइंस भी गायब हो गई हैं। तो इसमें भी अगर लाइंस गायब हो जाएंगी, ये देखिए गायब हो जाएगा, तो अंदर का ट्रायंगल रह जाएगा विदाउट दिस। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे हम कंप्लीट करते हैं तो हमारी ये फिगर बनती है। 20 सेकेंड को कंप्लीट करते हैं तो ये ऐसे 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 और आपकी ऐसे बनेगी फिगर। तो ये कौन सी फिगर बन रही है? ये आपकी ऑप्शन बी बन रहा है। नेक्स्ट 23rd की बात करते हैं तो अगर हम इसे मिलाएं तो कुछ इस प्रकार से बनता है और ये हमारा बनता है ऑप्शन बी। 24th को देखते हैं तो इस प्रकार से फिगर बन रही है, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये फिगर मुझे कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है? ये देखो इसका हिस्सा छोटा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है मिरर इमेज है। देखिए मिरर इमेज है तो लेफ्ट राइट में बन जाएगा, राइट लेफ्ट में चला जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, ये राइट में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। तो ये हमारे बिल्कुल टॉप राइट पे चली जाएगी, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये उसके आगे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगर हम 28 पे की बात करते हैं तो ये जो बी है वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ई जो है वो भी उल्टा हो जाएगा, एन जो है वो उल्टा हो जाएगा और डी हमारा ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें पंचिंग का काम है। पेपर कैसे फोल्ड किया है, ऐसे फोल्ड किया, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे कट किया और ऐसे कट किया। तो जब मैं इसे खोलूंगी, इस कागज को इस तरह से करूंगी, तो ये कट ऐसे आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा, और जब मैं इस तरफ से खोलूंगी तो ये मेरे को कट यहाँ और यहाँ मिलेगा। तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसमें पेपर को ऐसे फोल्ड किया हुआ है, तो जब मैं इस पेपर को ऐसे पलटूंगी तो ये मेरा निशान यहाँ आ जाएगा, ऐसे करूंगी निशान ऐसे आएगा, ऐसे करूंगी ऐसे और ऐसे, ये इस प्रकार से आपको क्रॉस की फिगर मिलेगी, और ये हमारी फिगर आ रही है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह से करेंगे तो बेटा ये जो है फिगर, यहाँ 3 बिंदु आएंगे, फिर उसको अगर हम इधर खोलेंगे 3 यहाँ आएंगे और 3 यहाँ आएंगे, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं। तो ये डायगोनल फोल्ड है, फिर इस तरह से है, तो ये जो फोल्ड मुझे यहाँ मिल रहा है, ये फोल्ड मुझे यहाँ मिलेगा, ये फोल्ड मुझे यहाँ मिलेगा और ये फोल्ड मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इन नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं उसमें आपने कटआउट से फिगर निर्माण करनी है। तो देखिए मुझे ये फिगर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये मेरा पेंटागन है, ये देखिए ये मेरा पेंटागन यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, 2 ट्रायंगल यहाँ एडजस्ट हो गए, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये रेक्टेंगल आ जाता है और 2 ट्रायंगल इस प्रकार से एडजस्ट करके रेक्टेंगल का निर्माण कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ। तो ये मेरा रेक्टेंगल यहाँ आ रहा है और ये चारों फ्रैक्शन इसके यहाँ जुड़ रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है 37 से 40 क्वेश्चन में आपने हिडन फिगर यानी कि छिपे हुए चित्र को ढूंढना है। अब ये जो बी है आपको यहाँ कहीं दिखता बन रहा, आपको बीज कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। मुझे ये लाइन देखनी है। देखो बेटा ये तो यहाँ बन नहीं रही है, ये यहाँ पे भी नहीं है, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये यहाँ टच कर रही है, तो ये भी नहीं होगी। तो हमारी कहाँ बन रही है, ये देखो इधर देख रहे हैं आप ध्यान से, ये, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 39 की बात करती हूँ। तो सीधी लाइन, देखो सीधी लाइन और यहाँ है बट ये ऊपर नहीं जा रही है, तो ये भी नहीं है। सीधी लाइन है बट यहाँ पर सीधी लाइन तो यहाँ आ रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा। यहाँ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बट ये आगे जाके क्या होता है, वेवी दिखा रही है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ये और ये, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ 40 क्वेश्चन की। तो ये देखो बिल्कुल सीधा दिख रहा है, यहाँ तो ये फिगर बन ही नहीं रही है, यहाँ भी नहीं बन रही, यहाँ बन रही है, तो इस तरह से बन रही है जो कि कॉर्नर्स को छू रही है, जबकि हमारी मिड में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो पहला सवाल है, अब हम आते हैं अंकगणित परीक्षण पे। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का परसेंटेज लाभ क्या है। तो सपोज हम मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है और अंकित मूल्य का 3/4, यानी हम 100 का 3/4 निकालते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 75 रुपये में उसने उससे खरीदा, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, अंकित मूल्य से 20% अधिक, तो 100 तो उसका है, उसका 20% 20 रुपये आ जाएगा, तो यानी उसने बेचा 120 रुपये में। अब हमने निकालना है ए का प्रतिशत लाभ। आपको पता है प्रॉफिट का परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सेलिंग प्राइस में है मेरा 120, कॉस्ट प्राइस है मेरा 75 रुपये, और यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखूंगी और उसको 100 से गुणा कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 45/75 गुणा 100, तो 60% मेरा प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक विद्यालय में 3/5 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो ये इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3/5 ये भाग जो है वो लड़के हैं, अब ये भाग लड़कियां हैं, ठीक है, और ये इनकी संख्या दे रखी है 800, यानी ये दोनों मिलाकर 800 है, तो एक सिंगल कितने का हो गया, 400 का। तो अब लड़कों की संख्या निकालिए, उनके पास 3 फ्रैक्शन है, 4 दूनी 8 4 दिए 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हमारे पास 800 है और कुल भाग कितने हैं 2, तो एक भाग आ गया 400, तो अब उस प्रकार से हम 3 भाग भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में बेच दी जाती है तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज है, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 8400 है और हमने खरीदी कितने में है 7500 में है,
कॉस्ट प्राइस दोबारा से नीचे आ जाएगा और उसको हम 100 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से ये कट जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 900/75, यानी कि आंसर आ गया आपका 12%। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याओं को गुणा करें तो उत्तर ये आ रहा है। तो अगर हम इस तरह से करें तो मान क्या होगा? बेटा इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। मुझे पता है जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हो तो मुझे गुण पता है कि अगर मैं 2772 को 18 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर ये आएगा, है ना? ये तो हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में पता है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं ये ऐसे कर लूँ तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 27.72 है, ठीक है, और यहाँ 1.8 है। अगर मैं इसको खोलती हूँ तो मैं 100 से भाग करती हूँ, इसको खोलती हूँ तो मैं 10 से भाग करती हूँ। तो ठीक है, 10 से 10 कट गया, यानी 1/10 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर बाई 10 लिख देंगे। बाई 10 लिखेंगे तो इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 15.4 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो संख्या है वो यही है, बस हमने डिवाइड कर देना है बाई 10 से, क्योंकि यही इन दोनों में अंतर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 15.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो हम इस और इस x को गुणा कर देंगे। x² आ जाएगा 196 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड बना लेते हैं। 25 के अगर हम गुणनखंड बनाएं तो 5 और 5 बनते हैं, और अगर इसके बनाएं तो 14 गुणा 14 बनते हैं। तो अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे को हम स्क्वायर रूट में ले लेंगे। स्क्वायर रूट का आपको पता है गुणनखंड बनाने होते हैं, पेयर्स बनाने होते हैं, और इनमें से किसी एक नंबर का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। तो 14 और 5 को गुणा कर देंगे तो 14 पंजे 70, हमारा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो रही है, तो वार्षिक दर निकालनी है। देखो यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट है वो हमारे प्रिंसिपल का डबल हो रहा है, यानी एक्चुअल अमाउंट जो है वो 2 प्रिंसिपल के बराबर हो रहा है, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो हमारा एक्चुअल अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। जब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाता है तो हमारा एक्चुअल अमाउंट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट की जगह 2p की वैल्यू लगाएंगे। 2p बराबर है p प्लस si, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इस p को यहाँ ले जाएंगे तो 2p में से एक p चला गया तो सिंगल p रह गया। p बराबर आ गया, यानी प्रिंसिपल बराबर आ गया सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो जो भी हमारा प्रिंसिपल है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। अब हम लगाते हैं फार्मूला क्या है हमारा, प्रिंसिपल बराबर है p r और t डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ p से p कट जाएगा तो rt जो है और 100 को हम इधर ले जाएंगे। r गुणा t बराबर है 100। टाइम पीरियड कितना है, 16 वर्ष, तो r गुणा 16 बराबर है 100। तो r की वैल्यू आ गई 100/16। 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 25/4, 6 चौक 24। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ होल नंबर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये है हमारा राउंड ऑफ 350 के पास और ये है 50 के पास, ठीक है। तो हम सबसे पहले 35 और 5 को गुणा करते हैं। ये हमारा आ रहा है 175 और उसके आगे 2 जीरो भी लगा देते हैं। ये तो ये हो गया। अब हमने यहाँ डिवाइड करना है तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 630 में और इसको कर देते हैं 30 में। राउंड ऑफ करेंगे तो इसके पास आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये हमारा आ जाएगा 17521। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक क्रिकेट का खिलाड़ी जो है 24 पारियों में रनों की औसत उसकी 28 रन है तो वह 25 पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। बहुत ही आसान सवाल है। हमें ये पता है उसने 24 पारियां खेली हैं और उसका रनों का औसत 28 है। तो मैं अगर उसके सारे जितने भी रन हैं उसको x से दिखाना चाहूँ तो x1 उसकी पहली पारी के रन से लेके x24 तक, जो कि उसने 24 बार खेला है, 24 पारियों में खेला है, उसके रनों का औसत तो डिवाइड कर दूंगी कितनी पारियों से, क्योंकि उसने 24 बार खेला है, ये उसके रनों का जोड़ है और उसका औसत कितना आ रहा है 28। यही हमारा औसत का फार्मूला होता है कि टोटल पारियों का जोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पारीज कितनी है 24 और उसका औसत आ रहा है 28। यानी उसकी जितनी भी पारियां अप टू 24 तक हैं वो आपकी कितनी निकल गई। अगर मैं 28 को 24 से गुणा करती हूँ तो 28 को अगर मैं 24 से गुणा करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 672, ठीक है। यहाँ तक मुझे पता चल गया। अब वो कह रहे हैं यदि 25वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी दूसरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी ये पारी से लेकर उसकी 24 पारी प्लस उसकी 25वीं पारी। 25वीं पारी को मैं आर से दिखा देती हूँ, रन से दिखा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर कितने बंदे लिए हैं, मैंने उसके टोटल कितने मैच हो गए उसके, ये तो उसके 24 मैच हो गए और एक मैच और शामिल हो गया, तो यहाँ पर आ गए उसके 25 मैच।
और 25 मैच का औसत कितना है कि वो कह रहा है कि 29 हो जाएगी, है ना, उसका 29 है ना औसत। तो अब मैं क्या करती हूँ, 29 को 25 से गुणा कर लेती हूँ। 29 को 25 से गुणा करूंगी तो मेरा आंसर आ रहा है 725। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी वैल्यू, हाँ, अब मैं इसकी वैल्यू की जगह ये वैल्यू डाल देती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखो 672 जमा आर बराबर है 725। तो आर की वैल्यू मेरी निकल आई, 725 में से 672 माइनस कर दिए तो मेरा आंसर क्या आ गया, 53। ठीक है, तो मेरा सही उत्तर आ गया कि अगर 53 रन ऑन बनाता है तो उसका औसत 29 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है और मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया गया, तो बताओ टाइम आउट कितने मिनट का होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैच कितनी देर चला बेटा, आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब क्या हुआ, कितने मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, है ना। और उसका 1/10वां भाग यानी 30 का भी हम 1/10 निकाल लेते हैं, कितने मिनट आ गया, 3 मिनट आ गया। तो टाइम आउट टाइम कितना हो गया आपका, 3 मिनट का। अगला सवाल है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं और 12 सेंटीमीटर की हैं तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। बेटा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है। समकोण त्रिभुज में इसको बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी आधार है और ये लंबवत है, और ये जो रेखा होती है इसको कहते हैं कर्ण और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसकी एक खास बात होती है, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके बेस के स्क्वायर के और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, उन दोनों का योग होता है। तो बस हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, हम तीसरी निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल के परिमाप निकालेंगे। तो हमें पता है ये समकोण त्रिभुज है तो 5 का स्क्वायर और दूसरी भुजा कौन सी है, 12 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, पजो पजा 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसका टोटल करते हैं 169 है, और इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, यानी इस भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो हमें पता है ये 5 का स्क्वायर है और 169 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13। तो हमारी तीसरी भुजा 13 है, एक भुजा हमारी 5 है और एक 12 है। 12 और 3 ये हो गया 25, 25 और 5 30। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सरल करना है। तो अगर मैं 3.003 को 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 45.045 है। ठीक है, और अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ, ये देखिए मैंने संख्या लिख ली है और उसने बोला लगभग मान करना है, तो 45 और 5 को जोड़ देती हूँ 50 और 5 7 5 3 8 4 2 7 8 9 5 और ये 50.05। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दशमलव निकालना है समतुल्य। तो बेटा 12 को तो हमने नहीं छेड़ना, बट 1/16 को छेड़ना है। 1/16 को अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो हमारा आता है 0.0625। बस इसके आगे 12 लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.0625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सिंपल डेसिमल को जोड़ना है। बस आपने ध्यान रखना है कि हम उसको उसकी सही जगह पर ही लिखें। ये देखिए ऐसे करना है आपने, 007 और 77.007 और 7। चलिए हम इसे ऐड करते हैं, 7 7 14 8 7 28 और 9 98.7847। तो मेरा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 1 लाख। ठीक है, इसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9999। चलिए माइनस करते हैं इसे। तो माइनस करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 10 9 और ये 10 फिर 9 10 9 10 9 और 10 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0 0 0 और 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 90,001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से 8:15 पर चलती है बेटा सुबह और अजमेर पहुंचती है 2:30 पर। तो बताओ कितना समय लगेगा। पहले मैं घंटों का हिसाब देखती हूँ, 8 से 2 आने में मुझे 6 घंटे लग रहे हैं। अब मैं मिनट का हिसाब देखती हूँ। पहले मैं सोचती हूँ कि जो अजमेर पहुंची है वो 2:15 पे पहुंची है, तो पूरे 6 घंटे हो गए। बट 15 मिनट के बाद 30 मिनट करने के लिए मुझे 15 मिनट और जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, 6 घंटे और 15 मिनट ले लेती हूँ। ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह से अगर आप करोगे ना, सेम बना लोगे मिनट को और बाद में जो मिनट बनाए हैं उसको उसमें से माइनस कर दोगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पर क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक में शेषफल 6 देती है। तो यानी अब हमने क्या करना है, ऐसी संख्या निकालनी है जो इससे भाग करने पर हर एक में शेषफल 6 देती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 270 में से 6 को माइनस करना है और 426 में से 6 को माइनस करना है, क्योंकि हमें वो संख्या निकालनी है जो पूरी तरह से भाग हो जाए, है ना, इन दोनों को भाग कर सके। तो पहले में आ जाएगा 264 और इसमें आ जाएगा आपका 420। ठीक है, तो चलो अब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और वही हमारा इसका उत्तर भी होगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 264 और ये आ गया आपका 420। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 264 एकम 264। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 में से 4 गए 6, 11 में से 6 गए 5 और 3 में से 2 गया 1, 156 आ गया। अब इसको हम यहाँ ले आएंगे, डिविडेंड बना देते हैं। आपको पता ही एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है, 156 एकम 156 आ गया आपका। तो ये आ गया 14 में से 6 गए 8, 5 में से 5 गए 0 और यहाँ आ गया 108। अब 108 के बाद 156 को करते हैं, तो 108 एकम 108, तो 16 में से 8 गए 8, ये बचा आपका 4 48। तो ये आ गया आपका 108। 48 को करते हैं, 48 एकम 48, 48 दूनी 96। 8 में से 6 गए 2 और यहाँ 10 में से 9 गया 1 और 12 का 48 क्या बना, 12 चौक 48 कट गया जी। तो आंसर आ गया आपका 12। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों का गुणज है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम। एलसीएम निकालूंगी तो इसका आंसर आ रहा है 24। अब मैं क्या करूंगी, इस एलसीएम से 24 को मैं चारों से डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं पहले को करती हूँ तो ये आ रहा है 16.5, दूसरे का आ रहा है आपका 27.6, तीसरे का आ रहा है 29, यानी ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है ये वाला, और चौथे का आंसर आ रहा है 226.3। तो पूरी तरह से डिवाइड कौन सा हो रहा है, ऑप्शन सी। तो मेरा जो उत्तर होगा वो भी 696 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो देखो हमारी पहली जो अभाज्य संख्या वो आती है 2। ये ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन नंबर है, बाकी कोई भी इवन नंबर नहीं है। 3 है, फिर 5 है और 7 है, 7 5 12, 12 और 3 15 और 2 17। आंसर आ गया आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया 42 और ये हो गया 13, तो ये आ गया आपका 55 और 55 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया आपका 165। 165 को किससे डिवाइड करना है, 33 से। तो चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं पहले हम। 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 पंजे 55, ये आंसर आ गया 5। तो यहाँ तक तो सारा आ गया 5। 5 में से माइनस करना है, 12 में से 4 दूनी 8, 12 में से 8 गए 4, 5 में तो हमारा आ गया 5 - 4, दैट मीन्स आंसर 1, 1 आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अनुच्छेद पर आते हैं। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच में आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ की पत्तियां हरे से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं और घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट तक। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। यह परिवर्तन तब तक होते हैं जब तक हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। पहला सवाल है, ग्रीष्म और डैश के बीच में शरद आती है। बेटा ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शरद ऋतु में क्या परिवर्तन होता है। बेटा शरद ऋतु में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद ऋतु में पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं। क्योंकि हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिल पाती। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। नेक्स्ट है, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हैं पशु मेन क्या करते हैं, वो अपने भोजन को इकट्ठ करते हैं ताकि सर्दी में आराम से खा सकें। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है। बिछा होना, ठीक है, बिछा होना मतलब चादर को बिछा दो, यानी ढका हुआ। अनुच्छेद 2 पर आते हैं। शरीर का भार कम करने और स्वास्थ्य भार बनाए रखने के लिए 2 साधारण नियम है। वे है, पहला नियम है कम वसा लेना और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना, मतलब कम चीनी और फैट का भोजन खाना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम खाएंगे और अधिक फल और सब्जियां खाएंगे और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो आपका भार स्वतः कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं, साइकिल चलाएं, टेलीविजन देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। तो
पहला प्रश्न है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? हम स्वस्थ रह सकते हैं संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। नेक्स्ट है, भार कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें भार कम करने के लिए फल और सब्जियां खानी चाहिए। चीनी केक, चीनी बिस्कुट का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या सबसे ज़्यादा पीना चाहिए? वो पीना चाहिए पानी। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है? वो होता है सैर करना और साइकिल चलाना। सक्रिय शब्द का विलोम क्या होता है? सक्रिय मतलब क्रिया करते रहना, इसका विपरीत हो जाएगा निष्क्रिय। सुस्त का होता है चुस्त। इच्छुक अनिच्छुक। ऊर्जावान, इसका होगा निस्तेज हो जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि आपने कभी रस्साकशी का खेल खेला है? यह एक अत्यंत रोचक खेल है। रस्साकशी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी और एक मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीम की आवश्यकता, यानी टग ऑफ वॉर। यह खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीम के बीच में एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, वही खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्यों को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए। टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लगने का खतरा रहता है। चलिए आते हैं प्रश्नों पर। रस्साकशी क्या है? एक प्रकार का खेल है। रस्साकशी में हम क्या करते हैं? हम रस्सी को खींचते हैं। नेक्स्ट है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाली टीम का सबसे कौन सा सदस्य होता है सबसे शक्तिशाली? वह टीम जो बीच की रेखा को पार करके खींच ली जाती है, वो स्वतः हार जाती है। नेक्स्ट है, संगठित शब्द का मतलब क्या होता है? संगठित मतलब एक साथ होना, इकट्ठा होना, गठन बनाना, इसका मतलब हो गया साथ साथ। चलिए आज के लास्ट पैराग्राफ पर आते हैं। दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी का सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया था। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल, और वे पेड़ों पर चढ़े और आम और अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा था। चलिए आ जाते हैं इसके प्रश्न पर। उत्साही शब्द का मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न रहना, बहुत ही जोश से रहना। दीपक और उसके चचेरे भाई ने क्या किया था? पिकनिक का आनंद लिया था। नेक्स्ट है, दीपक अपने डैश के साथ पिकनिक पर गया था। यह अपने चाचा और अपने चचेरे भाई बहन के साथ गया था। नेक्स्ट है, पिकनिक का स्थान एक डैश में था, यह एक गांव में था। और आज का लास्ट सवाल है, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं, ऑप्शन डी। और इसके साथ आज का जो 2021 का सैंपल पेपर होता है खत्म। मिलेंगे अगले 2022 के पेपर में, और तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, क्वेश्चंस को उतारिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।